हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो अपने सरकारी विभाग में जो आवासीय मकान जो आवंटित करते हैं हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो मोस्टली जो मैंने कमेंट्स देखे हैं वो आपको जो कुलीग है उनको क्वार्टर से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैं रैंडमली क्वेश्चन लूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं और वो शायद आपकी हेल्प कर सके। अगर फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं इसमें तो फिर आप मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं कि मान लो अगर मैं टाइप 3 के लिए एलिजिबल हूँ क्वार्टर के लिए, तो अगर मैं क्वार्टर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर लेना चाहता हूँ तो उसमें मेरे को कैसे मेरे प्रीफरेंस पहले मिल सकती है और वो कौन से आधार हैं जिसके बाद मैं अगर उन आधार पे अपनी रिक्वेस्ट लगाऊं तो जो आपका जो अधिकारी है जो क्वार्टर अलॉटमेंट अप्रूव करता है वो उसको अप्रूव कर दे। तो दोस्तों इसमें यही है कि सबसे पहले तो इसमें जो आपकी ना उस जो वो आवासीय मकान है जो टाइप है आवासीय टाइप है जो उसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। मान लो अगर आप टाइप 3 के लिए क्वार्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 4600 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है, वैसे तो पैनल बनता है हर एक जगह पे टाइप 3 टाइप 2 से अबव। अगर टाइप 2 क्वार्टर में कंपटीशन ना हो तो तब तो ऐसे डायरेक्ट दे देते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्वार्टर कम है, तो वहाँ पर भी एट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द ऑफिसर वहाँ पर पैनल बनता है वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पैनल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगर आपको फर्स्ट फ्लोर लेना है तो उसमें जो एज पर रूल है उसमें नियम बताए गए हैं कि आप मेडिकल के आधार पर अगर आपकी फैमिली में या बाई चांस अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप उस पर भी आपकी प्रेफरेंस दी जा सकती है, आप दे सकते हो। जैसे अगर आपकी फैमिली में, क्योंकि उस जो एज पर रूल है उसमें 3 मेडिकल ग्राउंड दे रखी हैं। एक तो अगर किसी को कैंसर हो, कैंसर की स्थिति में, या ट्यूमर हो उसकी स्थिति में, या फिर कोई ऐसी डिजीज हो जैसे पैरालिसिस हो गया जिसमें जो ऑफिसर की फैमिली है या ऑफिसर वो पैड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ सके, तो उस केस में आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपको आवंटित किया जा सकता है। उसमें आपकी सबसे पहले प्रेफरेंस बनेगी। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या एक आवासीय मकान में 2 अधिकारी रह सकते हैं? जैसे भी नई ज्वाइनिंग होती है या फिर जो आपस में कुलीग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम एक क्वार्टर ले लेते हैं और HRA जो वो हाफ कर लेंगे, एक का ही कटेगा और दूसरा हमारे साथ में रह लेगा, तो ऐसे रह सकते हैं क्या? दोस्तों, ऐसे अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है या फर्स्ट ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर आपके साथ जो दूसरा अधिकारी है वो नहीं रह सकता। वो दोस्तों आ जाएगा सबलेटिंग में। सबलेटिंग में आ जाएगा वो। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वो है कि अगर कोई श्रेणी 2 टाइप 3 के लिए एलिजिबल है कैंडिडेट, अगर वो उसमें टाइप 3 में क्वार्टर अवेलेबल ना होने की वजह से टाइप 2 के लिए अप्लाई करता है, और टाइप 2 के लिए जो एलिजिबल अधिकारी है उसकी पहले प्रेफरेंस बनेगी, या फिर टाइप 3 वो जो टाइप 3 के लिए जो एलिजिबल है उसकी पहले प्रेफरेंस बनेगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी जो मेरे कुलीग उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो वैसे तो जो टाइप 3 का जो अधिकारी है उसकी पहले प्रेफरेंस बनेगी, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है। उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जो आपका टाइप 3 का अधिकारी है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है। मान लो अगर कोई टाइप 2 का कोई अधिकारी है जिन्होंने 1 साल 2018 में ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट, और जो टाइप 3 का जो अधिकारी है उसने 2019 में ज्वाइन किया है, तो टाइप 2 के क्वार्टर के लिए दोनों पात्रता रखते हैं अपनी, दोनों एलिजिबल हैं टाइप 2 के लिए। बट
प्रीफरेंस किसको पहले मिलेगी, तो उसमें आप जो टाइप 2 के जो अधिकारी हैं, जिनको जो योग्यता रखते हैं, वो पैनल के लिए बोल सकते हैं कि भाई सर आप पैनल बनाइए, पैनल के अकॉर्डिंग आप क्वार्टर अलॉटमेंट कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्शन है रूल में कि भाई अगर टाइप 2 में एप्लीकेशन ज़्यादा है और क्वार्टर कम है तो आप पैनल बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे, उसमें आप ऐसे ही अलॉट कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि जब अगर टाइप 2 का जो अधिकारी है उसने पहले ज्वाइन कर रखा है तो उसकी पात्रता टाइप 3 वाले जो छोड़ के टाइप 2 लेना चाह रहा है उसकी पात्रता पहले बनेगी। ठीक है दोस्तों, वो डेट ऑफ ज्वाइन पे डिपेंड करता है। अगर टाइप 3 वाला जो एलिजिबल रखता है उससे टाइप 2 वाले से पहले ज्वाइन कर रखा है तो टाइप 3 वाले की पहले प्रेफरेंस बनेगी टाइप 2 वाले से, क्योंकि उसको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। वो एलिजिबल तो टाइप 3 के लिए है लेकिन ले वो टाइप 2 रहा है तो उसका जो HRA है वो टाइप 3 का कटेगा, टाइप 2 का नहीं। लाइसेंस फीस भी उसकी टाइप 2 वाली कटेगी, बट जो HRA है वो उसका टाइप 3 का कटेगा। इसलिए फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी बीच में, जिसने ज़्यादा पुराना ज्वाइन किया हुआ उसकी पहले प्रेफरेंस बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा सभी को जो जिन्होंने नीचे कमेंट्स करके पूछा है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, क्या अधिकारी एक श्रेणी से, एक टाइप से दूसरे टाइप में आपसी सहमति से आवासीय मकान बदल सकते हैं क्या? दोस्तों इस सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने क्वार्टर चेंज करना है तो उसके लिए सरकार जो नियम है वो ये कहता है 2-3 कंडीशन है उसकी, वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप जो क्वार्टर है वो चेंज कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों, आपका जो क्वार्टर चेंज कर रहे हो वो सेम टाइप का होना चाहिए, मतलब उसकी जो श्रेणी है वो सेम होनी चाहिए, जैसे टाइप 2 टू टाइप 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जो आपका क्वार्टर है, मान लो जो आपके वहाँ पे जो क्वार्टर बने हुए हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, या जितने भी फ्लोर होते हैं ऊपर, उसमें आप फ्लोर टू फ्लोर चेंज कर सकते हो, ना कि जिसके पास थर्ड फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है और आपने ग्राउंड फ्लोर के साथ चेंज करना है तो आप ग्राउंड फ्लोर के साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थर्ड फ्लोर है उसको आप थर्ड फ्लोर से कर सकते हो, सेकंड को सेकंड से। चेंज ऑफ क्वार्टर का ये रूल है और सेम टाइप होना चाहिए उसमें, ये नहीं है कि भाई आप सेकंड फ्लोर पे हो। हाँ, उस कंडीशन में कंसीडर किया जा सकता है अगर कोई अधिकारी मेडिकल ग्राउंड पे, आप मान लो अगर कोई अधिकारी है वो थर्ड फ्लोर पे रह रहा है और सडनली कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में अगर वो किसी के साथ जो उसका दूसरा अधिकारी है, अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, अगर वो दोनों आपसी सहमति से चेंज करना चाहें तो मेडिकल ग्राउंड पे जो स्टेट ऑफिसर है, जो आपका हेड है, HOD है, जो वो इसकी स्वीकृति दे सकते हैं। क्या आवासीय मकान में एक्स्ट्रा गतिविधियां कर सकते हैं? जो क्वार्टर हमें अलॉट हुआ है, क्या हम उसमें जो हम वाइट वॉश कराना चाह रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, बालकनी में एनक्रोचमेंट कुछ कर रहे हैं या शेड शूट बनाना चाह रहे हैं, क्या वो हम बना सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। अगर आपकी कॉलोनी CPWD के अंडर में है, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट कॉलोनी CPWD ही देखता है, तो फिर आप उसमें कुछ भी गतिविधियां नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़, जो सफ़ेदी वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए देखो, इसमें भी आपका ये है कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसकी पहले आपको जो CPWD विभाग है उसने कुछ
सरकारी विभाग क्वार्टरों के लिए कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि भाई ये सफ़ेदी होगी, ऐसे कलर की सफ़ेदी होगी और यही कलर होगा दरवाजों पे, ये कलर होगा, जिससे कि भाई जो सरकारी आवास है उसकी जो क्रेडिबिलिटी कि हाँ भाई ये सरकारी आवास है कि दिखने में लगे, वो चेंज नहीं करते हैं उसको, वो वही पैटर्न पे चलते हैं। जब भी आप कंप्लेंट कराते हो CPWD में वाइट वॉश वगैरह की, तो वो अपने ही उनके जो मेंबर हैं वही आते हैं सफेदी करने के लिए, और वो जो कलर उनको मिलता है वही करते हैं जो उनके पैटर्न में है। ठीक है दोस्तों, और एक्स्ट्रा आप उसमें बिल्डअप मतलब कुछ बनवा रहे हो या बालकनी में कुछ बना रहे हो एक्स्ट्रा कुछ, तो आप वो कुछ भी नहीं करा सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जो CPWD विभाग है वो आपके डिपार्टमेंट को लिख के दे सकता है कि भाई इस क्वार्टर ने मेंबर ने ये काम किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है जो डिपार्टमेंट है कि भाई उसने ऐसे अनऑथराइज जो है एक्टिविटीज़ नहीं करनी थी, जिसके लिए वो उसको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप जो क्वार्टर आपको मिला हुआ है आपने उसमें ही रहना है, उसमें एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होने पर आवासीय मकान को रिटेन करने का नियम क्या है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ईयरली ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो जिस अधिकारी की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो दोस्तों जो नियम कहता है उसको ट्रांसफ़र हो, जिस डेट से उसने दूसरी जगह पे ज्वाइन किया है उसको वहाँ से 8 महीने तक उसको HRA देती है गवर्नमेंट। आपका HRA नहीं कटेगा, आपको 8 महीने तक HRA मिलेगा। दूसरा ये है, जैसे ही आपकी ट्रांसफ़र होती है दूसरी जगह पर, तो आपको वहाँ से जो आपका क्वार्टर नंबर है उसको रिटेंशन के लिए, क्वार्टर रिटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा आपको। पहले जो 2 महीने हैं, स्टार्टिंग के 2 महीने हैं, वो दोस्तों नॉर्मल लाइसेंस फीस, ठीक है। अगले 6 महीने डबल लाइसेंस फीस, और अगले 4 महीने 4 टाइम लाइसेंस फीस। इसके बेस पे आपको क्वार्टर रिटेंशन की स्वीकृति दी जाती है। दूसरा ये है कि जो ये आपके स्टार्टिंग के जो ये वाले 8 महीने हैं, इन 8 महीने का आपको HRA भी मिलेगा। चाहे आपके पास मकान हो यहाँ पे, वहाँ पे आप जब रह रहे हो तो आपको HRA दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आज स्टार्टिंग के 8 महीने वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए गवर्नमेंट HRA भी प्रदान करती है, चाहे आपकी फैमिली यहाँ पे रह रही है। ठीक है दोस्तों, के बाद की जो रिटेंशन है, जो 1 साल तक की रिटेंशन है, वो आपका जो मेन ऑफिस है वो देगा। उसके बाद का जो पूरा 1 साल का पीरियड है नॉर्मल लाइसेंस फीस पे, वो आपका हायर ऑफिसर देगा, उससे हायर ऑफिस है जो वो देगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ हो रहा है, मान लो अगर आप 1 महीने के बाद खाली नहीं करते और जो अबव अधिकारी है उन्होंने आपको रिटेंशन देने से मना कर दिया, तो वो आपको नोटिस निकाल सकते हैं 1 महीने का कि भाई 1 महीने के अंदर आप क्वार्टर खाली कर दीजिए। 1 महीने का या 15 दिन का नोटिस निकाल सकते हैं क्वार्टर खाली करने के लिए। अगर आप तब भी खाली नहीं करते हो तो वो आपको मार्केट रेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।